नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का बिहार बोर्ड की इस स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक के पीछे पता नहीं दुनिया भाग रही है या नहीं भाग रही, पर उस शब्द के पीछे तो दुनिया भाग रही है और वो है मुद्रा। पैसा 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 पैसा, मनी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। पैसा कमाती है, फिर उससे बचत करती है, फिर कुछ थोड़ा सा उधार से भी काम चलता है। तो मुद्रा, बचत एवं साख, उसके 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, तो आइए जानते हैं। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, ओके, ये इस बात को समझेंगे। और फिर मुद्रा से लाभ क्या है, लाभ ही लाभ है जीवन में, हानि कहां नजर आ रही है, फायदे फायदे। बस दुख इस बात का है कि हमारे पास कम है और जिनके पास ज्यादा है इस बात का भी दुख है कि दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। हमारे पास तो कम है, वहां तक तो फिर भी एक बार सोच लेते हैं कोई बात नहीं यार, सबके पास है, पर जब दूसरों के पास देखते हैं उसके बाद ज्यादा, तो फिर और भी ज्यादा दुख होता है। तो मुद्रा से तो हमें जीवन में बहुत से लाभ है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व देखिए, अब इन्होंने बात करी है कि जो मनी है, मुद्रा है, जो उसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर हम लोग बात करें तो उसकी क्या है। वैसे तो जो मुद्रा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जैसे हमने जब चैप्टर शुरू करा था तभी हमने बात करी थी, ट्रेस्कोट क्या कहते हैं कि अगर हमारा हृदय नहीं होगा तो जरूर रक्त वाहिकाएं तो हमारी मुद्रा है, मतलब जो खून बहना है वो तो मुद्रा ही है। तो मनी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी एक बहुत आवश्यक वस्तु है। और जीवन के किसी भी रेखा में, रूप रेखा में, किसी भी आप कहीं पर भी चले जाइए, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने अभी शुरुआत की ही लेक्चर के कहा कि लोग सब क्या है, मुद्रा के पीछे भाग रहे हैं। अब अगर आप अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं को देखेंगे, अर्थशास्त्र की जो विभिन्न शाखा है उनमें भी हर जगह क्या है, मुद्रा की आवश्यकता हमें हो रही है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं उपभोग, कंजप्शन। अब कंजप्शन का मतलब क्या है, आप किसी चीज का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं खाने के लिए आइसक्रीम लेकर के आया तो मैंने उसका उपभोग करा, मैंने उसको कंज्यूम करा। अब ये क्या है, उसका जो कंजप्शन मैंने करा है, उपभोग करा है मैंने। अब इस उपभोग के लिए भी पहले मैंने मुद्रा दी होगी, फिर ही तो मैं लेकर के आया हूं, तो यहां पर भी मुद्रा की आवश्यकता हो गई। अगर मैं किसी चीज का उत्पादन करता हूं, मैं अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करता हूं, अब प्रोडक्शन में भी मुझे क्या है, उसमें भी मुझे मुद्रा की आवश्यकता है। इसमें मुद्रा की आवश्यकता कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कच्चा माल खरीदा, जैसे मान लीजिए मैं एक चाय की दुकान में चलाता हूं। जब चाय की दुकान में चला रहा हूं और चाय में बेचता हूं, तो उसके लिए मैंने पहले दूध खरीदी होगी, चाय पत्ती ली होगी, शक्कर खरीदी होगी, अदरक खरीदी होगी। ये सब क्या है, ये कच्चा माल है, तो ये खरीदा होगा तभी मैंने पैसा दिया होगा। और मान लीजिए मेरे साथ एक बंदा और काम करता है एज अ लेबर, तो मैं उसको जो पैसा दूंगा वो भी उसमें ही दूंगा। मैंने कहीं पे किराए पे दुकान ले रखी है, उस किराए की दुकान का जो पेमेंट करूंगा मैं मुद्रा में करूंगा। तो मुद्रा यहाँ पर भी क्या हो जाती है, आवश्यकता उसकी देखने को मिलती है। विनिमय, एक्सचेंज के मैटर में हमने देखा जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी तो कितनी समस्याएं हो रही थी। मेरे पास जो वस्तु है वो मैं देना चाहूं, कोई ऐसा इंसान मिले जिसको उसकी आवश्यकता हो, और उस इंसान के पास वही वस्तु मिलनी चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो कितनी बड़ी समस्या होती थी। तो विनिमय अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत ही आसान हो गया। मुझे मोबाइल खरीदना है, मैं दुकान पे गया, मैंने पैसे दिए और मोबाइल खरीद करके मैं लेकर के आ गया। अब मोबाइल वाले को अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाना है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, पैसे देगा और अपने बच्चे को दिखा करके ले आएगा। इसके अलावा अगर आप वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या है, आपको आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। मतलब आप जीवन के किसी भी भाग में देख लीजिए, जीवन की अर्थशास्त्र की किसी भी शाखा में देख लीजिए, चाहे आप राजस्व की बात कर लीजिए। राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू। ओके, राजस्व का इंग्लिश में मतलब है रेवेन्यू। रेवेन्यू वैसे बेसिकली जो शब्द इस्तेमाल करा जाता है वो सरकार की इनकम को दर्शाता है कि रेवेन्यू या राजस्व क्या है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की आय है उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार कहां कहां से पैसा कमा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजस्व। इसमें भी टैक्स की बात होती है, कर की, और जो गैर कर वाले आते हैं, नॉन टैक्स वाले आते हैं, वो दोनों, उस पर भी हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो अर्थशास्त्र की शाखा को कहीं पर भी देख लीजिए, अब ये कोई सा भी मुद्दा ऐसे देख लीजिए, उन सब में हमें क्या है, पैसों की आवश्यकता होती है, मुद्रा की हमें आवश्यकता होती है। तो मुद्रा हमारे जीवन में, हमारे किसी भी क्रिया में क्या है, हमें मुद्रा की आवश्यकता होता है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि मुद्रा कितनी आर्थिक महत्व हमारे लिए कितना रखती है और कितनी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में उसकी है। और भी आगे आइए जानते हैं इसके बारे में। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अब अगर हम लोग बिल्कुल मुद्रा को हमारी अर्थव्यवस्था से हटा दें, अगर कल से ये बात कह दी जाए कि फिर से हम वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाएंगे और मुद्रा सिस्टम को ही हम हटा देते हैं, तो सोचिए पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी और लोग सबके सब अब किस पे टिके हैं, पैसों पे टिके हैं, मुद्रा पे टिके हैं। एक फोटो के ऊपर कि हाँ भाई ये फोटो का नोट चलता है हमारे देश में, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे रुपए चल रहा है, उसके साथ तो हमारा जीवन चल रहा है। और अभी आपको एक बात और अच्छी मैं बताता हूं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बात कही है, अभी सुझाव रखा है अभी तो, ठीक है, कि महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर कलाम की और रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी भी इमेजेस होंगी नोट पे। ओके, डॉक्टर कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की इमेजेस के लिए भी बोला है कि नोट पे अब इनकी भी महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर कलाम जी की और रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीरें आएंगी। अत स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। तो प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा मतलब आप उपभोग की बात कर लीजिए, आप उत्पादन की बात कर लीजिए, विनिमय की बात कर लीजिए, वितरण की बात कर लीजिए, राजस्व की बात कर लीजिए, किसी भी दिशा में आप देख लीजिए मुद्रा का क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में आ जाती है। अब मुद्रा से हमें लाभ क्या है, हमें क्या फायदा होता है, क्या प्रॉफिट होता है। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, तो मुझे क्या फायदा है, अगर मैं एक उत्पादक हूं, कि मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, तो मुझे क्या फायदा है, और बाकी जो अलग अलग विभाग है उनको किन किन प्रकार से ये फायदा दे रही है मुद्रा, तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले मुद्रा से लाभ, ये कोई बड़े क्वेश्चनों का क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स, राइट डाउन एनी 8 पॉइंट्स, कोई भी 8 पॉइंट लिख दीजिए, कोई भी 5 पॉइंट लिख दीजिए। अपन 10 पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे जो मुद्रा से हमें लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बेस्ट ट्रिक हमेशा से रही है कि सबसे पहले हम लोग जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम एक एक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला फायदा मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। अब जो कंज्यूमर होता है, भाई आप मार्केट में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। वैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है, और एक शब्द होता है बायर, जिसे हम लोग विक्रेता कहते हैं। देखिए वैसे तो बायर और कंज्यूमर में है ना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, पर एक अगर आप छोटे से लेवल पे भी अगर उनमें अंतर देखना चाहेंगे ना, तो अंतर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैंने कोई गिफ्ट खरीदा, मैंने कोई भी सामान लिया, मैंने गिफ्ट वो खरीद लिया, वो मैं जब उस चीज को खरीद रहा हूं तो मैं क्या हूं, बायर हूं। मैं क्या हूं, बायर हूं, मैंने उसको खरीद लिया। उपभोक्ता का या कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जिसने कंज्यूम करा हो, जिसको उस चीज का इस्तेमाल करा हो। अब मैंने जब किसी के लिए गिफ्ट खरीदा है, मैं तो बायर हूं, मैंने तो खरीदा ही है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस्तेमाल कौन इंसान करेगा, जिसको मैं गिफ्ट देकर करके आऊंगा, मैं जिसको गिफ्ट देकर करके आऊंगा वो इस्तेमाल करेगा, तो वो उपभोक्ता हो जाता है और मैं बायर हो जाता हूं। पर फिर भी हम लोग आम जीवन में एक नॉर्मल सा यही मान करके चलते हैं, जो खरीदने वाला है वही उसका उपभोक्ता होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब कोई मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि आपको कितना फायदा हुआ है मुद्रा से। आपके जो मन में आता है वो खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं, खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब जो प्रोड्यूसर है, जिसने किसी वस्तु को, सेवा को प्रोड्यूस करा है, उसको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। आज हम सेवा क्षेत्र में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ाते समय, या कोई एक फैक्ट्री का मालिक है वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उस उत्पादन करने वाले को क्या फायदा हुआ मुद्रा आने के बाद, वो भी हम लोग देखेंगे। मुद्रा और साख ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि भाई साख मतलब क्या होती है, क्रेडिट जो व्यवस्था है हमारी, जो उधार देने की व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया है मुद्रा से, ये भी हम देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम मुद्रा लेकर के क्यों आए, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कठिनाई आ रही थी, और मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे, फिर हमें जरूरत लगेगी, फिर हम आविष्कार कर देंगे। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई आई, तो हम लोगों ने क्या करा, एक नया आविष्कार करा। वो नया आविष्कार क्या था, मुद्रा था। और मुद्रा को, या मनी जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसको सिंपली सिर्फ इतना सा समझ करके आपको चलना है। ये क्या है, जो सर्वमान्य स्वीकार हो, जिसको सब मान ले, सब एक्सेप्ट कर ले, वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई पहले के समय में क्या हो रहा था कि एक वस्तु को क्या है, आदान प्रदान का सिस्टम बना दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई चमड़ा है, वो उसको बना दिया गया। गेहूं को क्या कर दिया, मध्यस्थता का आधार बना दिया। भाई किसी को कुछ भी खरीदना है तो गेहूं दो और उसके बदले वस्तु खरीद लो, जो भी वस्तु खरीदनी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की बाद की बात मैं ये कर रहा हूं, ये हम लास्ट के लेक्चर्स में से देख चुके हैं। मुद्रा और पूंजी की तरलता, ये क्या होता है, ये भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, मुद्रा और आर्थिक प्रगति,
और फाइनली मुद्रा और सामाजिक कल्याण। देखिए सब में मुद्रा 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 है, तो मुद्रा से हमें बहुत से आर्थिक लाभ होते हैं, हमें बहुत से फायदे होते हैं। और ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी देश की प्रगति को, हम किसी देश की तरक्की को भी अगर मापदंड देखते हैं तो उसमें भी हम मुद्रा को ही देखते हैं। यह क्या है? मुद्रा, सिक्के हैं जो हमारे कॉइन्स चलते हैं, पहले के जमाने में चला करते थे, बिल्कुल वैसे वो भी कॉइन्स और आज वाले कॉइन्स भी हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। अब जब से मुद्रा आई है, जब से मनी आई है, कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ वो देखिए। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। देखिए अब क्या कहना चाहता है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर आप सच कहें तो कंज्यूमर को हुआ है, उपभोक्ता को सच में बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। अब क्या होता है, पहले के समय में क्या था कि अगर मुझे कोई चीज खरीदनी, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, जब मुझे कोई चीज खरीदनी है तो अब जो चीज मैं खरीदना चाहता हूं वो सामने वाले के पास देने के लिए होनी चाहिए, और जो मैं उसके बदले बेचना चाहता हूं उसकी जरूरत उसको होनी चाहिए। मतलब आवश्यकता का दोहरा संयोग था। पर अब तो ऐसा मामला है नहीं। मेरी जेब में अगर पैसे हैं, मेरी जेब में अगर जो मुद्रा हमारे देश में चलती है, जो करेंसी हमारे देश में चल रही है, अगर वो है तो मैं क्या करूंगा, वो ले जाऊंगा, उसके बदले वो सामान लेकर करके आ जाऊंगा। तो अब क्या है, बहुत आसान हो गया। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से क्या अपनी इच्छा अनुसार जिस भी चीज की उसकी इच्छा हो रही है, जो भी वस्तु वो खरीदना चाहता है, जिस भी वस्तु का वो प्रयोग जीवन में करना चाहता है, वो खरीद सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जेब में क्या होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, खरीद सकता है। ये सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी, जैसे कि हमने लोगों ने देखा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक मॉल की तस्वीर दिखाई है जहां पर विभिन्न प्रकार के आइटम्स रखे हुए हैं, और आप लोग जाते भी होंगे, देखते होंगे, खरीदते होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सामान डालते हैं और फिर जाकर के काउंटर पे एक अमाउंट क्लिक करवा देते हैं कि सर बस इतना अमाउंट है, हमने दे दिया और हमने सारे वस्तु लेकर के आ गए। ये सुविधा क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक, ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है ना, ये समझ लीजिएगा। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा प्लस मतलब ज्यादा होगी, वस्तु एवं सेवाओं की मांग भी ज्यादा होगी। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है जो मुद्रा है उपभोक्ता की मांग का आधार है, उपभोक्ता की मांग का आधार है। देखिए अगर हम किसी चीज की मांग करेंगे, हम किसी चीज की डिमांड करेंगे, सब कुछ जो डिपेंड करता है ना बच्चों, वो डिमांड पे ही करता है, वो सब कुछ मांग पे ही निर्भर करता है। अगर मांग होगी, मार्केट में, बाजार में किसी चीज की डिमांड हो रही है कि हमें इन चीजों की, इन वस्तुओं की आवश्यकता है, अगर डिमांड होगी तभी क्या करा जाएगा, उसका उत्पादन किया जाएगा, तभी उसका उत्पादन होगा। और उत्पादन होगा, जब उत्पादन हो रहा है तभी लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तभी लोगों को एक अच्छी इनकम या अच्छी आय मिलेगी, और अच्छी आय मिलेगी तभी तो वो किन्हीं वस्तुओं की मांग कर पाएंगे। तो यहां पर अगर मुद्रा का जो आधार है, मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है, ये मुद्रा को इसका आधार जो बताया, आधार बताया है। क्योंकि देखिए अब आए, मेरे पास मुद्रा, मेरे पास मनी होगी, अब मेरे पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी ज्यादा मुद्रा होगी, मैं उतनी उसी चीज की डिमांड कर लूंगा। ओके, पर यह भी ध्यान रखना कि पहले मांग होगी, लोगों की डिमांड होगी, उसी के बाद उत्पादन होता है, रोजगार मिलता है, और फिर लोगों की आय बढ़ती है। जैसा कि मैं कहता हूं कि कोरोना के समय में किसी को भी फरारी या ऑडी गाड़ी नहीं चाहिए थी। सबको क्या है, वैक्सीन मिल जाए, दवाइयां मिल जाए, पीपीई किट मिल जाए, मास्क मिल जाए, ये सबकी जरूरत थी। उस समय उस चीज का उत्पादन किया गया। फिर जैसे जब जरूरत होती है कि ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस चीज का डिमांड की जाती है। पर ये डिमांड करते कौन है? चलिए एक कोरोना वाली स्थिति तो आप अलग से छोड़ दीजिए, पर जैसे अब मान लीजिए कोई बहुत महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी की डिमांड कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसका ज्यादा पैसा होगा। भाई हम समाज में तीन प्रकार के लोग देखते हैं, एक बहुत ही गरीब है, एक बहुत ही गरीब है, एक अपने जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं वो, और एक बहुत ही अमीर लोग हैं, एक बहुत। तो उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, वो एक अलग ही लेवल की होती है, अपनी थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, जीवन जी रहे हैं, चल रहा है। और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे क्या है, जो राशन पे सामान मिलता है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो ये मांग है ना, ये मांग भी किस पर डिपेंड करती है? आय पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। और इनकम में, आय में हमें मिलती क्या है? हमें मुद्रा ही तो मिलता है, हमें मुद्रा ही तो मिलता है, हमें पैसा ही तो मिलता है ना, पैसा मिलता है, और फिर उस पैसे के बदले हम कोई दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं। तो यहां पर यही बात कही गई है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा प्लस मतलब अधिक होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अगर मैं महीने के पहले 10,000 रुपए कमाता हूं, ओके, मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं, तो मेरी उसी के लिमिट में क्या होगी, मेरी वस्तु और सेवाओं की डिमांड होगी। और फिर मान लीजिए 1 महीने 2 महीने बाद में 40,000 कमाने लग जाऊं, तो मेरे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। फिर मान लीजिए मैं 60,000 कमाने लग जाऊं, तो मेरे वस्तु और सेवाओं की मांग और बढ़ जाएगी। फिर मान लीजिए मैं 1 लाख कमाने लग जाऊं, तो मेरे वस्तु और सेवाओं की मांग
और भी बढ़ जाएगी। तो अगर मेरी वस्तु और सेवा की जो मांग भी निर्भर कर रही है वो भी किस पे डिपेंड करती है, मुद्रा पे डिपेंड करती है, मेरी इनकम पे डिपेंड करती है कि मेरी इनकम कितनी है। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि हमें एक अच्छी आय मिले। तो मुद्रा जब लोगों के पास होगी तो खुद पे खुद वो लोग मांग भी करेंगे। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को घटा देता है। मुद्रा का अभाव, अभाव का मतलब क्या है, कमी। अब मुद्रा की अगर कमी होगी तो वो मांग को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, गिरा देता है। अब ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे कर देगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा मन तो बहुत है उस चीज को खरीदने का, मेरा मन तो बहुत है, मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं, पर मेरे पास क्या है, मुद्रा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास मनी ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर मैं उस चीज को खरीद लेता तो उसकी एक और मांग हो जाती ना। भाई जैसे मान लीजिए कि मैं कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहता था। अब अगर मान लीजिए पहले मैं खरीद लेता तो एक और मोबाइल फोन की मांग हो जाती, देखो एक और मोबाइल फोन चाहिए होगा, एक और मोबाइल फोन हमने बेच दिया, पर मेरे पास मुद्रा ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, खरीदना चाहता हूं, इच्छा है मेरी, पर मेरे पास मुद्रा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, तो मैंने उसको नहीं खरीदा। तो एक मांग, जो एक डिमांड थी एक मोबाइल फोन की, वो गिर गई ना, वो कम हो गई। तो जैसे मुद्रा का अभाव होगा, मुद्रा की कमी होगी, जो मांग की मात्रा है वो क्या है, ऑटोमेटिकली घट जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो उपभोक्ता को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, जो भी सेवा आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपको कोई भी जीवन में मना नहीं करेगा। फिर बात करते हैं मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब जो प्रोड्यूसर है उसको क्या क्या फायदा हुआ है। चलिए हमने देखा उपभोक्ता को तो फायदा हो गया। अब देखिए अगर आप लास्ट वाली स्लाइड को थोड़ा सा इस नेक्स्ट वाली स्लाइड से लिंक करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। ये जो मांग करने वाले लोग हैं, ये जो मांग करने वाले लोग हैं, ये कौन है, कंज्यूमर्स है ना, उपभोक्ता है ये लोग। ओके, ये लोग कौन है, कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है। और उत्पादन करने वाला कौन है, उत्पादक है, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कह रहे हैं। ओके, उत्पादन करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर है। मतलब मांग किसने करी है, कंज्यूमर ने करी है, उपभोक्ता ने करी है। तो और इसको जो मांग करी है, ये कोई भी चीज खरीदेगा, किस में खरीदेगा, मुद्रा में खरीदेगा। और मुद्रा देगा किसको, उत्पादक को देगा कि भाई हाँ आप ले लीजिए। तो यहाँ पे लिंक देख रहे हैं भाई, इन दोनों का लिंक है। भाई ये मांग करेंगे तभी उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार बेहतरीन होगा तो लोगों के पास अच्छा पैसा आएगा, और अच्छा पैसा आएगा तो फिर वो और भी मांग बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर कंज्यूमर को किसी चीज का फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन को भी फायदा ही होगा। तो उत्पादक को भी क्या क्या लाभ होता है, तो आइए वो जानते हैं। उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने, कच्चे मालों को खरीदने तथा संचित रखने तथा समय समय पर पूंजी की उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए अब उत्पादक को 3-4 फायदे हुए हैं। ओके, उत्पादक को, भाई जो उपभोक्ता था उसको तो एक ही फायदा हुआ है कि अपनी इच्छा अनुसार सारी वस्तु खरीद ले, जो भी उसकी इच्छा अनुसार है, जब उसको जिस चीज की इच्छा करे वो वस्तु खरीद ले, तो आसान काम हो गया ना। पर उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको 2-3 फायदे हुए। आइए वो फायदे जानते हैं। सबसे पहले उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने। सबसे पहला फायदा उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने। तो पहला पॉइंट हमारे यहां तक हो गया। इस पॉइंट को समझो। मैंने आपको बताया था उत्पादन के कारक, ठीक है। उत्पादन के कारक मैंने आप लोगों को 4 बताए थे, भूमि, श्रम, लेबर, पूंजी, मानव पूंजी और व्यवस्थापक भी एक आपके किताब में दिया हुआ था, जो मैनेज करता है, जैसे हम मैनेजर कहते हैं। अब क्या कहा गया, उत्पादन के साधनों कारक, या उत्पादन के जो साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या कारक जो हम लोग कहते हैं। तो ये उत्पादन के साधनों की जितनी हमें आवश्यकता होगी, जो भी प्रोड्यूसर होगा, जितनी भी उसको आवश्यकता होगी, वो मात्रा में जुटा पा लेगा। अब क्या है, वो भूमि अपने बजट में खरीदेगा कि भाई देखो मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है, तो भूमि इतने इतने तक आ जानी चाहिए। फिर मैं इतनी लेबर खरीदूंगा तो उस लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा। अगर वो पूंजी पैसा उधार लेकर के आएगा तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा। व्यवस्थापक, एक मैनेजर रखा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो प्रोड्यूसर अगर किसी भी इन चीजों को इकट्ठा कर पाएगा तो किस बिहाफ पे कर पाएगा कि उसके पास इतनी मुद्रा है। अगर ज्यादा मुद्रा होगी तो वो ज्यादा साधनों को इकट्ठा कर लेगा, और कम मुद्रा होगी तो उस कम साधनों को इकट्ठा कर लेगा। तो उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने में भी क्या है, सबसे पहला जो योगदान होता है वो मुद्रा का ही होता है। दूसरा, कच्चे माल को खरीदने। अब वैसा तो ये देखिए, ये उत्पादन के साधनों में आ जाएगा। कच्चा माल है वो उत्पादन के साधनों में आ जाएगा कि भाई हमें इस चीज का उत्पादन करना है और इसके लिए इस कच्चे माल की जरूरत है। फिर भी कच्चे माल को खरीदना, कच्चा माल खरीदा जाएगा। अब वो जिससे खरीद करके लाएगा तो उसको भी क्या है, पेमेंट कर देगा। संचित रखने,
ठीक है, संचित रखने, उसको इकट्ठा रखने में कि बचा करके रखना, भाई अभी ये जो हमने माल खरीदा है ये 1 महीने बाद काम आएगा, तो उसको इकट्ठा करके रखना। समय समय पर पूंजी की उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो और समय समय पर जब भी पूंजी की उधार, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट ये हमारा मुद्रा और साख। ये जो पूंजी का उधार, जो हम ये लोग पैसों का उधार ले रहे हैं, ये पैसों का उधार ले रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, साख कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, साख, क्रेडिट कह रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, उत्पादक को आसानी हो जाती है, प्रोड्यूसर को आसानी हो जाती है, पैसा उधार लेने में भी उत्पादक को आसानी हो जाती है। उत्पादक को बहुत फायदे हैं। आप अगर उपभोक्ता की तुलना में देखें तो उत्पादक को, प्रोड्यूसर को क्या है, मुद्रा आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखिए कोई भी बिजनेस हो, आप ऐसा मत सोचा करो कि अंबानी अडानी के जीवन में कोई कर्जा ही नहीं होगा, उनके भी कर्जा है। उन्होंने भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करी है ना, वो लोन लेकर के, उधार ले लेकर के ही खड़ी करी है, उन्होंने उधार लेकर के ही खड़ी करी है। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर पहले बिजनेस शुरू करता है तो वो भी पैसा उधार ही लेता है, चाहे वो बैंक से ले चाहे किसी से भी ले। वो बात एक अलग है कि जो बड़े हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं वो भारत छोड़ करके भाग जाते हैं, और बाकी जो अपने जैसे आम जीवन के लोग होते हैं उनको तो चुकाना ही पड़ता, नहीं तो अपने तो घर भी बिक जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मैंने अंकल की तस्वीर दिखाई है, इनकी एक शॉप है, दुकान है, तो मैंने इनको उत्पादक के रूप में दिखाया। अब मान लीजिए इनको एक लेबर रखनी होगी तो भी क्या है, पैसे देंगे, उसको रख लेंगे। इनको कोई सामान लाना है दुकान पे तो उसको सामान से खरीदेंगे और पैसे दे देंगे, तो इनको बहुत आसानी हो गई। और मान लो इनको दुकान को बढ़ाना है, एक को पड़ोस वाली दुकान खरीदनी है, तो उनको पूंजी उधार चाहिए, पैसा उधार चाहिए, तो ये पैसा उधार लेकर के उस दुकान को भी बढ़ा लेंगे। ओके, तो यहां तक हमारा क्या है, उपभोक्ता को और उत्पादक को दोनों के लाभ हमें पता चल गए। देखिए एक बात देखिएगा, हम लोग बाजार में हैं, हम लोग सब मार्केट में हैं। मार्केट में हमारे दो दो रोल है, हमारे मार्केट में दो दो रोल है। दो दो रोल कैसे हैं, एक रोल तो हमारा उत्पादक का है, एक रोल तो हमारा उत्पादक का है, प्रोड्यूसर का है। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, मैंने आपको 3 क्षेत्र पढ़ाए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया था भाई कृषि पशुपालन का जो लोग काम करते हैं वो आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं वो, और तृतीय क्षेत्र में भाई शिक्षक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, जो भी सेवा दे रहे हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। अब देखिए भाई, आज अगर मैं सेवा क्षेत्र में हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस क्षेत्र से मैं क्या हूं, उत्पादक हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं। ओके, अगर कोई आपके पापा, आपके मम्मी इन तीनों क्षेत्रों में से किसी ना किसी में काम कर रहे होंगे, ओके, वो कुछ ना कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फार्मर, कुछ ना कुछ भी हो, तो किसी ना किसी क्षेत्र में जब वो काम कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहे हैं, वो उत्पादक है, वो प्रोड्यूसर है। तो हम बाजार में ही बैठे हुए ना भाई, हम वीडियो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, यूट्यूब पे छोड़ने के लिए, एप्लीकेशन में डालने के लिए, इसलिए तो बना रहे हैं। मतलब मार्केट में ला रहे हैं उस चीज को हम, भाई यूट्यूब मार्केट ही है ना यार, तो मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, तो हम लोग बाजार में, तो हम उत्पादक के रूप में। और उसी समय अब जैसे देख लीजिए, मैंने पढ़ाया तो मैं तृतीय क्षेत्र में एक उत्पादक के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा हूं, पर उसी समय जब मैं यहां से जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाकर के, मान लीजिए मैं कपड़े खरीद करके लाता हूं, तो उसी समय मैं बाजार में क्या बन गया, मैं उपभोक्ता भी बन गया। मैं क्या बन गया हूं, उपभोक्ता भी बन गया, मैं कंज्यूमर भी बन गया। तो मैं प्रोड्यूसर भी हूं और मैं कंज्यूमर भी हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बाजार में। तो आप किसी ना किसी रूप में आप उत्पादक भी होंगे, आप किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता भी होंगे। हम बाजार में हैं, हमारे दोनों रोल होंगे। ओके, और हमने दोनों के फायदे देख लिए कि मुद्रा आने के बाद इसको क्या फायदा हुआ और इसको क्या फायदा हुआ, दोनों को फायदे हुए, और ज्यादा देखा जाए तो प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदे हुए। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा और साख, हम इसे कहेंगे मनी एंड क्रेडिट। देखिए साख की अगर मैं बात करूं, साख का बेसिकली अगर आम भाषा में आप मतलब निकालेंगे, इसका मतलब है विश्वास। विश्वास है, ठीक है, कि भाई विश्वास के ऊपर दिया जा रहा है। साख क्या है, विश्वास है, इज्जत है, कि भाई हाँ ठीक है, हमारा विश्वास है, ले जाओ पैसे। ठीक है, तो वो साख वर्ड बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि भाई हमारा साख है, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। फिर उसको बाद में एक क्रेडिट के रूप में, क्योंकि पहले के समय में लोग बिल्कुल उन्हीं को ही पैसा दिया, और आज भी वैसे तो उन्हीं को देते हैं जिनसे विश्वास हो कि लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो साख विश्वास, इसीलिए बहुत सी बार कहते हैं लोग कि भाई मेरी साख है, मेरी विश्वास है, मेरी इज्जत वाली बात है। ठीक है, और इसलिए जीवन में एक बात हमेशा ही आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से एक मोटिवेशन भी निकल करके आता है कि जो विश्वास जो लोग हम पे करते हैं ना, उनका कभी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो मैं जीवन में पर्सनली इस चीज को कहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबके जीवन में होते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर हमसे प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए ना, कोई चिंता वाली बात नहीं। और हर इंसान से बहुत से लोग नफरत भी करते हैं, नफरत करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अगर प्यार करने वालों की कम हो रही है तो भी चिंता नहीं है, और नफरत करने वालों की बढ़ रही है तो भी चिंता नहीं है। पर विश्वास करने वालों जो करते हैं ना, उनका विश्वास हम पर बना रहना चाहिए, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए।
उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो वो जो साख है ना, वो इज्जत और वो विश्वास है ना, वो बना रहना चाहिए। विश्वास आप इसी प्रकार से, आपके माता पिता आप पर एक बहुत विश्वास कर करके आपको कह रहे हैं कि बेटा आप अच्छी परसेंटेज बनाओ, आप खूब मेहनत करो, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कहाँ किसी के पीछे भाग रहे हो, कहाँ उस गाड़ी के सपने देख रहे हो, मैं ऐसा करूं, मैं वो करूं, कुछ ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा करो। उनकी जो साख है, उनका विश्वास, उस पर अटल खड़े हो और उनकी इज्जत को क्या है, बिल्कुल चार चांद लगा दो उनकी। ठीक है, तो मुद्रा और साख, यहां पर अब जो साख है, विश्वास इज्जत वाली बात है वो है। तो अब उस विश्वास के कारण ही क्या किसी को उधार दिया जाता था, उधार दिया जाता था। और ये उधार भी कब से पॉसिबल हुआ, जब से मुद्रा आई। तो मनी आने के बाद ही उधार पॉसिबल हो पाया, नहीं तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार देना साख की प्रॉब्लम थी। तो अब आज के जमाने में उधार किस प्रकार से बैंकों के द्वारा हो रहा है वो देखते हैं। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। अब जो आधुनिक व्यवसाय मतलब बिजनेस, जितने भी आज के मॉडर्न बिजनेस हैं, ये सब के सब किस पर, इसका जो सारा ढांचा मतलब स्ट्रक्चर। अब मैंने अभी आपको क्या, अंबानी अडानी ने भी कभी बिजनेस की शुरुआत करी होगी ना, उन्होंने भी उधार लेकर के ही करी होगी। ठीक है, वो भी उधार लेकर के काम कर रहे हो। और आज भी जो बड़े बड़े आप करोड़पति लखपति देखते हो, उन पे भी कर्जा, ऐसी बात नहीं उन पे कर्जा नहीं है। तो जो आधुनिक व्यवसाय, जो मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसका जो सारा का सारा आधार है वो क्या है, साख है। वो पूरा का पूरा क्रेडिट उसका आधार। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को वह मुद्रा उधार दे देते हैं। इस तरह मुद्रा साख का आधार होती है। ओके, अब बैंक क्या है, लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करता है और फिर लोगों को, जो उद्योगपति होते हैं, उनको उधार देते थे। इस सिस्टम को हम एक बार समझते हैं कि किस प्रकार से बैंक लोगों से जमा लेता है और उसको उधार के रूप में देता है। तो अब अपन ये समझते हैं कि बैंक किस प्रकार से लोगों से पैसा जमा कर रहा है और कैसे उद्योगपतियों को दे रहा है। देखिए, ये जो हमारा है, ये बैंक है। ओके, तो इसको आप मान लीजिएगा कि ये बैंक ही है। ओके, स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ उस बात को समझिएगा। ये बैंक है। अब देखिए क्या होता है, जो हम एक नॉर्मल इंसान जो हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। हमने जो पैसा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। ये बात हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी है, वाई इनकम। अब इस इनकम के हम दो ही प्रयोग करते हैं, या तो हम इसको सी कर देंगे, सी मतलब कंजप्शन कर देंगे, उपभोग कर लेंगे, और जो उसके अलावा बाकी रह गया उसको मैं या तो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, विनियोग, और विनियोग या सेविंग, बचत करना भी एक तरीके का क्या है, निवेश है। अब मैंने बैंक में जो पैसा जमा करा रखा है, वो रख रखा है, वो भी तो मेरा एक तरीके से निवेश है ना। थोड़े दिनों बाद मुझे क्या, उस पर कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा ही। तो या तो हम इन्वेस्टमेंट या बचत, एक ही बात है, एक ही बात है। विनियोग बोलिए, बचत, वैसे दोनों देखिए मतलब दोनों का अलग अलग है, पर एक तरीके से यहाँ पर हम एक ही सेंस में लेकर के जाते हैं, विनियोग और बचत। तो हम या तो उपभोग करते हैं या बचत करते हैं। अब मान लीजिए कोई महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 70,000 कंज्यूम कर लिए, घर के खाने पीने में, खर्चे वर्चे में, जो भी इनके खर्चे तो हो गए, 30,000 बाकी रह गए, वो बचत हो गई। वो क्या करेगा, बैंक में लाकर के जमा कराते हैं। सबसे पहले बैंक में जाएगा, एक अपने नाम का अकाउंट खुलाएगा। अब क्या होगा, जो इधर जमा करता होते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, ओके, डिपॉजिटर्स, ये डिपॉजिटर्स क्या करवाते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मुद्रा है, जो मनी है, वो किसके पास जा रहा है, वो बैंकों के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, बैंकों के पास जा रहा है। अब इन्होंने जो पैसा जमा कराया है बैंकों के पास, ठीक है ना, इन्होंने मतलब जो अपने खून पसीने की जो मेहनत थी, तो वो बैंकों के पास ले जाकर रखी थी। भाई, ना तो आप बैंक के मैनेजर को जानते हो, ना आप बैंक के कर्मचारी को जानते हो, उसके बावजूद भी आप वहां पर ले जाकर के पैसा रख रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको विश्वास है। विश्वास एक तो इसलिए है क्योंकि सरकार कंट्रोल कर रही है। ओके, सरकार कंट्रोल कर रही है। सरकार में चाहे विश्वास मत करो, पर सरकार द्वारा जितनी भी संस्थाएं चलती है उन पर हम विश्वास कर लेते हैं। ओके, तो सरकार चला रही है, एक तो ये। दूसरी बात ये भी है कि यहां से हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ओके, अगर यहां पर हम कुछ पैसा जमा कराते हैं, बचा करके यहां पर रखते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हमें कुछ ना कुछ उस पर ब्याज मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें उस पर साथ मिल जाता है। अब बात ये आती है कि भाई एक इंसान तो बैंक में जमा नहीं कराएगा, और एक बैंक है नहीं, भारत में बहुत से बैंक हैं, बहुत से बैंक हैं, और 130 करोड़ की आबादी है। तो अब क्या है, बहुत से लोग बैंकों में पैसा जमा कराएंगे। फिर ये बैंक वाले इतने पैसे का करते क्या है, ये तो कहीं घोटाला नहीं करते थे, ये करते क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं। अब देखिए, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, जीवन में तकलीफ नहीं है, और एक ऐसे भी लोग हैं जिनको खूब पैसा चाहिए, एज अ लोन, एक उधार के रूप में। तो अभी बैंक वाले क्या करते हैं, ये जो आप लोगों ने जो पैसा यहाँ पे जमा कराया है, वो इनके पास इकट्ठा होता है,
फिर ये उन लोगों को दे देते हैं जिनको क्या होती है, उसकी जरूरत होती है। मतलब इन्होंने क्या करा, पैसा उधार दे दिया, इन्होंने लोन जो है वो लोगों को दे दिया। ओके ओके, तो अब जब इन्होंने लोन दे दिया, अब यहां पर जब इन्होंने जमा कराया तो इनको ब्याज दिया। अब ये जब इसको उधार दे रहे हैं तो बोले तू हमें ब्याज दे, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको ब्याज देगा। क्या करेगा, इसको ब्याज देगा। ओके, और अब मनी गया किधर है, मनी गया है लोन लेने वाले के पास। पैसा गया किसके पास है, लोन लेने वाले के पास। अब आपके दिमाग में, आपकी जो छोटी सी बुद्धि है उसमें एक सवाल ये आता होगा कि सर मान लीजिए कि आपने मैंने मिलकर के टोटल बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए। हाँ बिल्कुल सही बात है, कराया। अब ये जो 1 लाख रुपए हैं ये उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को उधार दे दिए, ये किसी तीसरे पर्सन को उधार दे दिए। तो अब ये बताओ, जब आप या मेरे में से कोई पैसा लेने जाएगा बैंक वाले के पास कि भाई मैंने 60,000 रुपए जमा करा रखे थे, ला मेरे 20,000 रुपए दे, ला मेरे 20,000 रुपए दे, तो फिर इन्होंने तो अपना पैसा तो उधार दे रखा, कहां से लेंगे, उसको बुलाएंगे क्या फोन करके, भाई आओ भाई जिसका पैसा उधार दिया था वो मांग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनके पास क्या है, ऑलरेडी कुछ अमाउंट सिक्योर रहता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट हमें वो दे देते हैं। ओके, पहली बात तो आपको ये मान करके चलना है, ऐसा कभी नहीं होता कि जब बैंक के पास सारा का सारा पैसा खत्म हो जाए। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं मांगने भी जा रहा हूं, अगर 5 लोग मांगने जा रहे हैं ना, तो ये विश्वास रखिएगा 10 लोग जमा भी कराने जा रहे हैं, 10 लोग जमा भी कराने जा रहे हैं। और बाय चांस कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में, अब कभी मान लीजिए कि एक्सिस बैंक के पास तो पूरा अमाउंट ही खत्म हो गया, ठीक है ही नहीं उनके पास, तो और कोई लोग पैसा मांगने आ जाए और उनको लगे कि यार अमाउंट तो खाली होने जा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसे कॉल मनी कहा जाता है, ये बैंकों के बीच में होता है। इन्होंने एक्सिस बैंक वालों ने क्या करा, आईसीआईसीआई बैंक में फोन करा और बोला आप हमारे बैंक में 20 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। बोले क्यों भाई, किस खुशी में? बोले कर दीजिए बस, फिर हम आपको थोड़े टाइम में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में हम आपको वापस ट्रांसफर कर देंगे। ये इन दोनों के बीच का चलता है। तो ऐसे हम ये मानते हैं जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट है। हम ये नहीं मानते ये बैंक अलग, वो बैंक अलग, ये बैंक अलग, नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम एक है। ओके, पूरा बैंकिंग सिस्टम, एक्सिस हो, आईसीआई हो, चाहे स्टेट बैंक हो, कोई सा भी हो, सब एक है। तो ये सब एक है, तो फिर कहीं से पैसा लेकर के हमें दे देंगे। ओके, उसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कैश रिजर्व रेशियो की, एसएलआर की, एलआरआर की। ओके, कैश रिजर्व रेशियो क्या है भाई, जितना भी आपके पास डिपॉजिट हो रहा है पैसा, उसका कुछ प्रतिशत आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ेगा। ओके, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। एसएलआर वो है कि खुद के पास कुछ ना कुछ अमाउंट रखो, तो खुद के पास कुछ रखवाने में ना कुछ सिक्योर अमाउंट हुआ, इन दोनों को मिला लोगे तो आप क्या बोलोगे, एलआरआर बोलोगे। ओके, तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम होता है। अब इनका पैसा यहां पर आया, इन्होंने इसको उधार दे दिया। अब ये उधार पॉसिबल हो क्यों पाया, क्योंकि मुद्रा है, मनी है, क्योंकि ये लोग जो मनी दे रहे हैं ना वो भी सेम है, वो भी सेम है, और ये जो मनी मांग रहे हैं वो भी सेम है। तो जो मनी है वो इनके पास जाएगा और फिर वो इनको ब्याज दे देंगे और ब्याज दे करके वो उनको उधार दे देंगे। तो ये मध्यस्थता वाला काम बैंक करता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो मुद्रा है वो एक साख का आधार बन चुकी है, क्रेडिट का आधार बन चुकी है, मध्यस्थता का काम कर रही है। बैंकों का भी जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है, पर बैंकों के रोल पे, उनके महत्व पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, ठीक है। नहीं तो बैंकों का भी एक अपना इतिहास है। अभी हम मुद्रा की बात कर रहे थे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी यही कहा था भाई हम मुद्रा को लेकर के क्यों आए, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें जो कठिनाइयां, जो समस्या हो रही थी, उन समस्याओं को दूर करना था, उनका निवारण करना था, उनका निराकरण करना था, उनको अपने रास्ते से हटाना था। तो इसलिए हम लोग क्या है, मुद्रा को लेकर के आए। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया है। तो विनिमय का मतलब क्या है, एक्सचेंज। सबसे बड़ी तो जो प्रॉब्लम थी वो एक्सचेंज की ही थी। देखिए, सबसे पहली जो हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है वो एक्सचेंज के लिए ही होती है, ठीक है। बाद में फिर स्टोर कर करके रखना, खराब होगा या नहीं होगा, ये सब बात की बात है। सबसे पहला तो ये होना कि भाई एक्सचेंज तो हम लोग कर सके, हम हमारी आवश्यकता की चीजें, वस्तुएं खरीद सकें, और जो नहीं है वो ना खरीदें। तो सबसे बड़ा तो जो काम है वो एक्सचेंज का है, विनिमय का है। तो जो विनिमय वाला काम हो गया ना, ये सबसे बढ़िया हुआ। ये वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था। उसमें क्या था, बहुत बड़ा प्रोसीजर था। भाई ये वाला पर्सन है, ये इसको कुछ बेचना चाहता है, पर वो चीज जो खरीदना चाहता है इसके पास नहीं है। फिर इसने क्या करा, इसके पास बेचा, इसके पास खरीदा, फिर इसको बेचा और फिर इससे लिया। तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर चलता था, वो बहुत दिक्कत हो जाती थी। और अब तो जैसे हम लोग क्या है कि डिजिटल करेंसी पे पहुंच चुके हैं। ओके,
मोबाइल में हम लोग सब अपने बैंक अकाउंट रखते हैं, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, पता नहीं क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब तो क्या होता है, सिर्फ एक क्लिक करते हैं, जैसे कि इस मोबाइल में है। ओके, इस मोबाइल वाले में क्या करा, बाय, हमने खरीद लिया। तो हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, हम जाते हैं, खरीदते हैं और हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं मोबाइल में और वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब तो हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे समय के साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, हमें जरूरतें लगेंगी, और भी आविष्कार हमें देखने को मिलेंगे। फिर है मुद्रा और पूंजी की तरलता। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की है क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। देखिए, तरलता का मतलब यह होता है, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल या लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होता है, इसका मतलब यह है कि वो आसानी से क्या है, परिवर्तित हो सकती है, वो आसानी से परिवर्तित हो जाती है। तो जब से मुद्रा आई है तो मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान करी है। पूंजी का मतलब, कैपिटल का मतलब होता है मुख्यतः, पूंजी एक तरीके से दर्शाती है आपकी संपत्ति। आपकी संपत्ति जो है ना, वही पूंजी है। मेरे पास एक 100 गज का क्या है, मकान है, वो मेरी पूंजी है, वो मेरी एसेट है, वो मेरी संपत्ति है। ओके, मेरे घर में 2 एलईडी टेलीविजन लगे हुए, वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी पूंजी है। ठीक है। अब तरलता, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अब मेरा कभी मन में आ रहा है कि भाई मुझे जमीन को बेचना है, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं तो कहीं दूर जाना चाहता हूं, तो मैं, भाई टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि आज बोली लगाए और कल बिकना शुरू हो जाएंगे। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद वो बिक जाएगा, आसानी से बिक जाएगा। भाई 15 लाख, 20 लाख, ये हो सकता है कि मैंने अगर 20 लाख की डिमांड करी तो कोई मुझे 18 लाख देकर के चला जाए, वो चीज हो सकती है, वो फिर भी है। पर देखिए कितनी आसानी हो गई, लिक्विडिटी कितनी आ गई ना, भाई वस्तु को मेरी इच्छा जब बेच दिया और वापस मान लीजिए मैं 5 साल 10 साल बाद आता हूं और मैं इसी शहर में कहीं मकान खरीदना चाहता हूं तो मैं खरीद लूंगा। तो पूंजी को कितनी तरलता, कितनी लिक्विडिटी इन्होंने प्रदान कर दी है। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, मान लीजिए मेरा इस गांव में, इस शहर में कोई काम धंधा नहीं जमा, फिर मैं जहां रहता था वो जमीन छोड़ करके ही जानी पड़ेगी। भाई बेचोगे कैसे, बेचोगे कैसे, भाई सामने वाला इंसान आपको ऐसा क्या दे जिससे कि आप वो जमीन बेच दो, ऐसा क्या दे जिससे वो जमीन बेच दो। अब उसकी तो आप, और दूसरा मूल्य का मापक नहीं था, भाई मैं इसकी कितनी वैल्यू फिक्स करूं, आज तो कह देता हूं 20 लाख में बेच दूंगा मकान, पर उस समय कैसे फिक्स करूं, तो वो तो आते पते ही नहीं थे। तो इससे तरलता प्रदान हुई है। इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, हर इंसान को स्वीकार कर लेता है, हर इंसान उसको मान लेता है, हाँ भाई पैसे में ही काम होगा। ठीक है भाई, मैं अगर बेच रहा हूं तो मुझे पैसे दे, और वही पैसे देगा जो वो मानता है और मैं मानता हूं, तो हम तो दोनों एक कॉमन चीज को मान रहे हैं ना, मनी को। और मनी क्या है, मध्यस्थता करने वाली चीज है, मीडिएटर है मनी। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है। तो जब उसको जिस चीज की जरूरत होगी वो खरीद सकता है, और जब उसको लगेगा कि उसको जरूरत नहीं वो बेच भी सकता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाय और सेल, खरीदना और बेचना अब उसके हाथों का खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। गतिशीलता क्या है ये जानते हैं। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में इसका स्थानांतरण संभव हो सका है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर। देखिए अब क्या कहा गया है कि पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। ठीक है, हम किसी भी चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही नहीं, बल्कि हम एक देश से दूसरे देश में भी भेज देते हैं। वो बात अलग होती है कि हमें क्या है, उसको चेंज करते हैं करेंसी को, वो एक मुद्दा अलग है। पर फिर भी जो हमारे पास पूंजी है, हमारे एसेट्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, इजीली कन्वर्ट करते हैं। बैंकों के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफी वृद्धि की है। इसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास संभव हो पाया, जो कॉमर्शियल ट्रेड है वो संभव हो पाया। देखिए हमने साख पत्रों में पढ़ा था, भाई मैं चेक है मैं चेक काट दूंगा। ठीक है, हुंडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लास्ट के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ओके, तो ये चेक की तस्वीर है, तो इससे काफी परिवर्तन और काफी बदलाव हमें देखने को मिले। फिर आते हैं मुद्रा और पूंजी निर्माण। ओके, मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा तरल संपत्ति है, ओके, लिक्विड असेट है, क्योंकि भाई आप कहीं पर भी उसको बदल सकते हो ना। भाई मेरे मन में आ रही थी, मेरे जेब में पैसा था, मुझे एक मोबाइल खरीदना, मैंने पैसे दिए मोबाइल खरीद लिया, तो पैसों से कन्वर्ट, जल्दी से कोई भी चीज कन्वर्ट हो गई। इसे बैंक में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। ये बात मैं आपको समझा के आ चुका हूं कि हम उसे पैसा जमा कराते हैं और जमा कराने के बाद हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो एक तो जमा कराने का सुरक्षित है, भाई कल को नहीं हुआ तो सरकार पर उंगली उठा देंगे, और ब्याज भी हमें मिलता है, तो डबल फायदा है ये। तो किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का एक अच्छा साधन है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अगर किसी उद्योग धंधों में, अगर कोई इंडस्ट्री में, किसी काम धंधे में आप पूंजी को विनियोग करते हैं, विनियोग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट।
अगर आप कैपिटल लगाते हैं, आप अगर पैसा लगाते हैं, पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए पूंजी विनियोग, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जैसे मान लीजिए मेरा आज एक फैक्ट्री चलती है, मेरे पहले उस फैक्ट्री में 2 ही मशीन है, मेरे पूंजी में क्या कहा, मेरी संपत्ति है, मेरी एसेट्स है। मुझे अब उस दो जो मशीनें लगा रखी है उसकी जगह मुझे 4 मशीन करनी है, 2 मशीनें मुझे क्या करनी है और खरीदनी है। तो अब मुझे खरीदने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब क्या है, पैसा लगाना पड़ेगा। भाई 2 मशीनें खरीद करके लाऊंगा तो पैसा तो लगेगा ही ना। तो ये भी क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मुद्रा है। तो इसलिए क्या, पूंजी में विनियोग कर करके, पूंजी में विनियोग कर करके मतलब आपकी जो संपत्ति आप उसमें और पैसा लगा करके, मतलब 2 मशीनों की जगह आप 4 मशीन कर रहे हो, उसमें करके आप पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि कर सकते हो। तो पूंजी निर्माण में हमने अधिक वृद्धि कर दी ना यार, पहले 2 मशीन थी अब 4 हो गए। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का भी एक अच्छा साधन है। ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है जिसमें एक लेडी है। ये लेडी कौन है, ये बिजनेसमैन है और पैसा इसके नीचे है, मतलब पैसा इसके हिसाब से काम कर रहा है। मतलब सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो मनी पे डिपेंड कर रहा है, मुद्रा पे डिपेंड कर रहा है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। ओके, मुद्रा के होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। ठीक है, आप वस्तु विनिमय प्रणाली में देखा कब आपने बड़े उद्योगों की चर्चा नहीं करी ना हम लोगों ने। पहली बात तो देखिए, हर जो व्यवस्था होती है, हर चीज होती है, वो समय के साथ अच्छी लगती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ना इतनी जनसंख्या थी, ना लोगों की इतनी आवश्यकता, इतनी जरूरतें थी, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली अच्छे से काम कर रही थी। पर आज हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अब क्या है, मुद्रा की आवश्यकता हुई। अब देखिए आप कितने उद्योग लगे हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अब वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो लगी हैं वो भी मुद्रा के कारण ही लगी। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि लोग उधार लेकर के लगा लेते हैं, उसके बाद फैक्ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मुद्रा है। तो भाई जिस मजदूर से बनवाओगे उसको भी आप मनी दे सकते हो। उसके बाद कल को उस फैक्ट्री में किसी भी चीज का उत्पादन होगा तो उसके लिए जो मजदूर काम करेंगे उसके भी आप पैसा दोगे। उसमें कोई कच्चा माल आएगा तो उसमें भी आप मुद्रा दे दोगे, क्योंकि वो मुद्रा क्या है, मुद्रा को एक ही बात ध्यान रखेगा, सर्वमान्य स्वीकार है। उसको सब मान ले, उसको सब स्वीकार कर ले, वो क्या है, मुद्रा है। जिसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे वो क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी, मनी कहलाएगी। तो मुद्रा के होने से ही क्या है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए और अलग अलग प्रकार के उद्योग भी स्थापित हुए। मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। अब देखिए मुद्रा से ही हम किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक मापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई जो डॉलर है वो इंडिया से ज्यादा है, इंडिया का जो रुपया है वो गिर गया है, तो ये भी आर्थिक प्रगति का सूचक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तस्वीर में आप 2 चीजें देख सकते हैं। एक तो क्या है कि उद्योगों का लगना, और दूसरा जो ये एरो जा रहा है ये क्या है, आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। और आप यहाँ पर ये चीज भी देखिए, किसी देश की प्रगति की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक इंडिविजुअल के बेसिस पर भी देखिए। मुद्रा जिसके पास है हम उसको क्या कहते हैं, बहुत अमीर इंसान है, नहीं है उसको कहते हैं हम गरीब इंसान है। तो आर्थिक विकास का भी सूचक बन चुकी है मुद्रा। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। ठीक है, मुद्रा से ही क्या हुआ है, सामाजिक कल्याण। समाज का भला जो हुआ है वो किससे हुआ, मुद्रा से ही हुआ है। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। ठीक है, मुद्रा के द्वारा होते, मुद्रा क्या है, स्वीकार, सर्वमान्य स्वीकार। अब वो करेंसी देखिए, करेंसी एक अलग अलग होगा, कहीं की डॉलर, कहीं का रुपया, कहीं का टका, कहीं की और कुछ। तो पर उसको भी हम किसमें, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में माप रहे हैं, तो ये हम डॉलर में मेजर करते हैं। ओके, पर इसको भी तो हमारा मेजरमेंट है ना भाई, 1 रुपए में इतना डॉलर, ओके, 1 डॉलर में इतना रुपया, ये चलता है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। देखिए अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होगा, मतलब आगे बढ़ेगा, उनका आर्थिक कल्याण होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम, जो हर इंसान की इनकम है वो बढ़े। ओके, अब मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ही बात है ना, मेरा विकास होगा ही होगा यार। मैंने बताया कि भाई पहले अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं उस हिसाब से वस्तुओं की मांग करूंगा, और अगर फिर मैं महीने के 1 लाख कमाने लग गया तो मैं उस हिसाब से वस्तुओं की मांग करूंगा। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लोगों के जो जीवन का स्तर है वो भी बेहतरीन होता जाता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है, तो सामाजिक कल्याण जो है वो मुद्रा के द्वारा ही मापा जा सकता है। हम मुद्रा के हिसाब से पता लगाते हैं, देखिए ये गरीब है, ये अमीर है, ये अभी पिछड़ा है, इसका और विकास की आवश्यकता है, तो सामाजिक कल्याण का भी हम उसी से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप एक बात और ये भी देख सकते हैं, इस पॉइंट में जोड़ सकते हैं कि जो सरकार भी जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाती है वो भी मुद्रा के हिसाब से चलाते हैं। आपने कभी बजट देखेगा कि महिलाओं के लिए इतना करोड़ फंड सरकार जारी करेगी, ठीक है, जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनके लिए सरकार इतना फंड जारी करेगी, इतना पैसा जारी करेगी, वो क्यों है, सामाजिक कल्याण के लिए ही। और फाइनली एक नोट के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इसलिए कहना उचित लगता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है, मनी इज अ गुड सर्वेंट। ठीक है, पर यह कहना बहुत अच्छी बात है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है। और इस स्लाइड को मैं कंप्लीट भी करूंगा।
यह भी कहा जाता है कि मनी इज अ गुड सर्वेंट बट नॉट अ गुड मास्टर। मनी एक अच्छा सेवक तो है पर अच्छा मास्टर नहीं है, बैड मास्टर है, गलत आप कह सकते हैं गुरु है। मतलब कैसा है, यहाँ पर एक वो वाली सी बात है जैसा मन के लिए कहते हैं ना भाई, अगर मन आपके अंडर में है मतलब वो आपका सेवक है तब तक बहुत अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा तो ठीक है। पर अगर मन मास्टर बन गया, वो जैसा कह रहा है फिर वैसा आप करोगे तो फिर तो आपका विनाश होना तय है। इसीलिए तो कहा गया कि मन को कंट्रोल करो। उसी प्रकार से मनी है, मनी जब तक सर्वेंट है ना, सेवक है तब तक ठीक है, ये हमारी सेवा कर रहा है तब तक ठीक है। पर मनी अगर मास्टर बन गया, हम सब कुछ मनी के हिसाब से, मनी हमारे से हिसाब से हमें चलाए तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उसको सेवक बना रहने दीजिए, ठीक है, सेवक बने रहने दीजिए। और राजनीति में भी जो लोग हैं उनको भी सेवक बने रहने दीजिए, उनको भी इतना मत ऊपर लाइए। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बचत क्या है, बचत के बारे में पढ़ेंगे, साख के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है मुद्रा, बचत और साख, उसके जो लास्ट के 2 टॉपिक्स है बचत और साख वो पढ़ेंगे। साख पत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर 4 हमारा आएगा उसमें जो हमारा कंटेंट डिलीवरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और लेक्चर 5 में हमारी जो एक्सरसाइज वाला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 लेक्चरों में हमारा ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको कोई समस्या आती हो तो आप डाउट ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस मन लगा करके पढ़ते रहिए, जी जान लगा करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।